साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में सेक्शन 25 का नोटिस आता है, 138 एनआई एक्ट का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, लेकिन एक नोटिस आता है बीएनएस की धारा 316 और 318 का। अब दिमाग में ये बात रहती है कि सर बीएनएस 316 और 318 होती क्या है और ये केस कहां दर्ज होगा, क्या इस केस का बचाव है और हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन बात यही है कि तसल्ली से सुनना पड़ेगा। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318 वही धाराएं हैं जो आईपीसी के अंदर 420 और 406 थी, यानी कि आपराधिक न्यास भंग और धोखाधड़ी। कंपनी आपसे ये कहती है कि आपने कंपनी से लोन लिया, आपने लोन की ईएमआई नहीं भरी, आपने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की और कंपनी के साथ आपराधिक न्यास भंग करने का आपराधिक कृत्य कारित किया है। तो आपके खिलाफ हम 316 और 318 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। वैसे देखा जाए तो बीएनएस 316 और 318 के संदर्भ में एफआईआर दर्ज होती है पुलिस थाने से। पुलिस थाने से एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पुलिस के उच्चाधिकारियों को कंप्लेंट दी जाती है और पुलिस के उच्चाधिकारियों पर भी एफआईआर के आदेश नहीं किए जाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। लेकिन होता क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और वरीयस हाई कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट है जिनमें इन चीजों को क्लियर किया गया है कि लोन का डिफॉल्ट होना, किन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि लोन डिफॉल्ट हुआ है तो वह अपराध नहीं है और इसी कारण से एफआईआर के ऑर्डर नहीं होते हैं और मैटर जांच का होता है। अब ऐसे मैटर के अंदर आपको 316 और 318 के नोटिस जब देती है कंपनी, और यदि आपने प्रायर नोटिस दे रखा है, यदि उनके सेक्शन 25 का रिप्लाई दे रखा है, यदि उनके 138 का रिप्लाई दे रखा है और यदि उन्होंने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की और उनकी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई फेल हुई और आपने आर्बिट्रेशन का भी प्रॉपर रिप्लाई दे दिया है, तो बीएनएस 316 और 318 का जो क्रिमिनल कंप्लेंट नोटिस आपको आता है, आप उसका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर हमने ऑलरेडी 10 ऐसे जजमेंट बता रखे हैं जिन जजमेंट के बेस पे आपके खिलाफ 316 और 318 की कार्रवाई होगी नहीं। यह भी ध्यान रखना है कि सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के अंदर तो कंपनियां पुलिस थाने, मतलब कि जहां उनका बैंक खाता है उस बैंक खाते के पुलिस थाने के आधार पर उनका जुडिक्शन तय होता है, इसीलिए आप जहां रहते हो वहां से हजारों किलोमीटर दूर आपके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज करवाते हैं। लेकिन बीएनएस 316 और 318 में ये करते क्या है, ये करते हैं सीधे इनके जो ऑफिसेज है कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, उन ऑफिसेज का एड्रेस लिखकर ये नोटिस भेजते हैं और क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं वहां की संबंधित कोर्ट में। यहां पर सबसे पहला बचाव ही जो आपका है ना, वो जुडिक्शन का है। जुडिक्शन ये डिसाइड करते हैं कि भाई मामला क्या है, जबकि वास्तविकता क्या है कि लोन आपने कहां लिया, आपके एरिया में, ईसीएस परमिशन कहां दी, आपके एरिया में, पेमेंट को यूटिलाइज कहां से किया, आपने अपने एरिया में, और आपने पेमेंट जब भी जमा कराया तो अपने अकाउंट में जमा कराया जहां से ईसीएस डिडक्शन हुआ। अब ऐसी स्थिति में जब भी आपको 316 318 का नोटिस आए ना, तो आपको माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है उनके आधार पे आपको रिप्लाई देना मैंडेटरी है। और एक फायदा देखेंगे आप कि जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम इनके जो एडवोकेट्स है ना, जो एड्रेस लिखे हुए वो, या फिर कंपनियों के जो एड्रेस लिखे हुए वहां से बंद लिफाफा लौट के आ जाता है क्योंकि उस एड्रेस पे कोई है ही नहीं। लेकिन आप तो मेल खेलते हैं कि उन्होंने मेल किया तो हम भी मेल करेंगे। अरे मेल भले करो, लेकिन आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। जब बंद लिफाफा रिटर्न आता है ना, तो मान के चलना कि आप प्री कॉग्निजेंस पे उस केस को उड़ा सकते हो, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज मान के चलिए। और यदि आपको क्रिमिनल कंप्लेंट का मेल नोटिस आया और आपने उसका रिप्लाई रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया और रजिस्टर्ड पोस्ट का लिफाफा जब रिटर्न आया ना, तो ब्रह्मास्त्र के रूप में
जब आप उनको जवाब दोगे कि आपने जिस कंपनी कार्यालय का नाम लिखा वहां कोई कंपनी कार्यालय मौजूद ही नहीं है, मैंने मेरा जवाब भेजा था, या आपने जिन एडवोकेट्स के नाम का मुझे नोटिस भेजा है वो एडवोकेट उस जगह मौजूद ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल आपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है और क्षेत्राधिकार बनाने की गरज से आपने वहां वो नोटिस भेजा है और आपके नोटिस रिटर्न आ गए। ऐसी स्थिति में आप मुझ पर कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट का केस फाइल नहीं कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो आपकी सच्चाई न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य पेश की जाएगी। और ऐसे सारे केस कंपनियां खुद फाइल नहीं करेगी जब इस प्रकार का मेल उनको चला जाता है। लेकिन हम गलतियां करते हैं, गलतियां हम करते हैं कि हम 25-26 रुपए बचाने के लिए हम रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं भेजते, और रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं तो कभी कभी लिफाफा जब रिटर्न आता है उस पर लिखा नहीं होता है, तो हमको ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालनी चाहिए जहां पर खुला लिखा हुआ आता है नो सच कंपनी या नो सच पर्सन, यानी यहां पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। साथियों, मैं खुला कहता हूं कि बीएनएस 316 और 318 के अंदर भले ही कानूनी प्रावधान सजा के हो, लेकिन यदि आपने प्रायर नोटिस दे रखा है, यदि इन्होंने आर्बिट्रेशन फेल होने के बाद आपके ऊपर केस फाइल किया है, तो आपके वो तमाम दस्तावेज, आपका प्रायर नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, इसके बाद आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की नोटिस, आर्बिट्रेशन में आपने जो रिप्लाई दिए बाई पोस्ट, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, रिटर्न लिफाफे, आपने जो क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस का रिप्लाई भेजा, उसके सारे जवाब आपके बचाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ध्यान रखिए, चाहे क्रिमिनल कंप्लेंट का केस हो, सेक्शन 25 का केस हो, सेक्शन 138 हो, ये सब न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां इनके आर्बिट्रेशन वाला कोई बंदा बैठा नहीं है जो इनके पक्ष में बात करेगा। ये ध्यान रखना, एक आर्बिट्रेटर होता है, आप 1000 बार जवाब भेजोगे ना तो भी रिकॉर्ड पे नहीं लेगा, लेकिन इतना तो वो भी जानता है कि यदि आपने जवाब भेजा है और रजिस्टर्ड पोस्ट किया है तो आपके पास रसीदें भी है और डिलीवरी रिपोर्ट भी है। अवार्ड भले पास कर ले, एग्जीक्यूशन करने के लिए कभी मौजूद आएंगे ही नहीं। साथियों, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपको बताते हैं कि बीएनएस 316, 318 का जब नोटिस आए ना, देर मत करो, मेल पे भी रिप्लाई दो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी, और रजिस्टर्ड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालो। अरे भाई, जब आपने लोन लिया, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन नहीं भर पाए और आपने प्रायर नोटिस भेज दिया, कंपनी ने उस नोटिस पे संज्ञान लिया या नहीं लिया, भाड़ में गया। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह कि आपने डॉक्यूमेंट की डिमांड की, क्या कंपनी ने आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए? जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराए तो किस बेस पे सेक्शन 25, किस बेस पे 138, किस बेस पे आर्बिट्रेशन और किस बेस पर क्रिमिनल कंप्लेंट केस? ये सारे डॉक्यूमेंट जब हम 91 की एप्लीकेशन के रूप में जब हम कोर्ट में मांगते हैं ना, तो पसीने छूट जाते हैं इन एनबीएफसी कंपनियों के, क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट है, वो तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और इनको कहेगा भाई लाओ सारे डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट में निकलता है फर्जीवाड़ा। साथियों, ध्यान रखिए, लगातार हम मार्च में आपकी जानकारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारियां पोस्ट कर रहे हैं, और कई बैंकें और कई एनबीएफसी कहती है कि हम सेटलमेंट नहीं करते हैं। जरा हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके देखिए कि कितने सेटलमेंट लेटर हमने पोस्ट कर दिया अब तक। कहने की आवश्यकता नहीं है। लोन डिफॉल्ट हुआ, विषम आर्थिक परिस्थितियों से हुआ, लोन एनपीए हुआ, डिफॉल्ट हुआ, खुद ब खुद ये सेटलमेंट के ऑफर देते हैं। इसलिए ज़्यादा तनाव में रहने का नहीं, ज़्यादा चिंता करनी ही नहीं। बस ये है कि प्रायर नोटिस नहीं भेजा है ना, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि विषम परिस्थिति के कारण, किन्हीं हालातों के कारण यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपको अपनी मंशाओं से अवगत कराना जरूरी होता है। और ये बार बार कहता हूँ कि चाहे प्रायर नोटिस हो, सेक्शन 25, 138 रिप्लाई या आर्बिट्रेशन, हर जवाब अपने खुद के नाम से देना सीखे, क्योंकि इसके 12 फायदे पूरे गिना रखे हैं मैंने यूट्यूब चैनल पे। उन 12 फायदों को सुनोगे ना तो जिंदगी में कभी दूसरों के नाम से नोटिस नहीं भेजोगे, खुद के नाम से भेजोगे। उन 12 नोटिस का कोई जवाब दे दे, 12 पॉइंट का जो मैंने बना रखे। मुद्दे की बात करता हूं साथियों, और आपके लिए फायदेमंद क्या है कि आप हर लोन के लिए यदि एडवोकेट्स के पास जाएंगे, लीगल एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो एक बड़ी फीस खर्च होगी आपकी। तो बहुत ही उम्दा जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और यदि आपका कोई मित्र, रिश्तेदार, परिचित लोन के दलदल में धंसा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।